हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 की हिंदी और नई आपकी पाठ्य पुस्तिका आई है गंगा। इसी पहले लेक्चर में प्रीवियस ईयर्स में हम पढ़ते थे क्षितिज और कृतिका। अब हमारी एक ही बुक आ गई है जिसमें हम हमारे लिए जो कुछ चैप्टर हैं वो दिए गए हैं और साथ में कुछ पद्य रचनाएं भी हैं। हमारा पहला चैप्टर था दो बैलों की कथा, जिसको हम क्षितिज भाग 1 से पढ़ चुके हैं। यहाँ गंगा जो आपकी नई पाठ्य पुस्तिका आई है, इससे हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या लिखूं। पदमलाल पुन्नालाल बख्शी जी द्वारा लिखित ये चैप्टर निबंध में को लिखने में आने वाली दिक्कतों को हमारे सामने वो शेयर कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं कि जब एक निबंधकार एक निबंध लिखता है तो उस समय उसको क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और साथ साथ इस चैप्टर के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से वो हमें निबंध लिखना भी सिखा रहे हैं। वास्तव में वो हमें निबंध लिखना ही सिखा रहे हैं, लेकिन उनके सामने जब निबंध लिखते हैं क्या क्या कठिनाइयां आती हैं, इनका जिक्र उन्होंने इस पाठ में किया है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी ये चैप्टर पढ़ा था, तो आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ इन्होंने कई प्रकार के निबंध शास्त्रों से जो है निबंध पढ़े हैं और वहां से वो निबंध लिखने को सीख रहे हैं। इन्होंने निबंध शास्त्र से पढ़ा कि निबंध लिखने के लिए आपके पास सामग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास शैली होनी चाहिए, यानी कि आपके सामने जो है विचारों की सामग्री हो और उसे आप एकत्रित करें और फिर उन विचारों से आप क्या करें, उसको आप एक शैली में लिखें। अब करते करते उनको जो है एक बात याद आती है, मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। अब यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है कि हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं, तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो 2 निबंध लिखने हैं। अब लेखक के सामने समस्या क्या है कि कहते हैं मेरे पास अभी समय भी कम है। नमिता और अमिता ने 2 विषय दिए हैं लेखक को, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और साथ में समाज सुधार। 2 अलग अलग भिन्न भिन्न टॉपिक। एक टॉपिक बहुत छोटा है, एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, और दूसरा जो है इतना बड़ा निबंध है कि उसे आप 5 पेजों में नहीं लिख सकते हैं। इन्होंने एक विद्वान, एक निबंधकार के विचार यहाँ पर पढ़े, जिन्होंने कहा कि निबंध छोटा होना चाहिए। इनके विचारों से लेखक सहमत भी हुए, लेकिन इनके सामने एक समस्या आई कि इनको तो 2 घंटे में 2 निबंध लिखने हैं। तो अब लेखक को अमीर खुसरो जैसी की कहानी उनको याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां 4 औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरी ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो जो है प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद्य में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी और उन्होंने 2 पंक्तियों में ही चारों की इच्छाएं पूरी कर दी। क्या कहा? खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। तो इन्होंने चारों ही औरतों की जो इच्छा थी वो 2 पंक्तियों में उनकी इच्छा पूरी कर दी, चारों पर कविता सुना दी। इसमें मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है। अब लेखक कहते हैं अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा तो मुझ में नहीं है, लेकिन जो पद्धति उन्होंने अपनाई है, मैं अपने निबंध लेखन में उस पद्धति का प्रयोग कर सकता हूँ कि 2 निबंध मुझे लिखने हैं, मैं दोनों को समावेश कर दूं, तो मैं एक ही निबंध लिखूं और दोनों काम आ जाएं। तो अब क्या करते हैं वो कि इस पद्धति को स्वीकार करने में मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर लूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। दूर ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय में किसी के विवाह उत्सव का चित्र अंकित कर देता है।
कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है, और उस नववधु के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उनकी कर्कशता समीपस्थ लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होती है और दूरस्थ लोगों के लिए वह अत्यंत मधुर बन जाती है। तो वास्तव में जब कहीं ढोल बजता है तो जो उस ढोल के बिल्कुल करीब होता है, उस ढोल की आवाज में बड़ी कर्कशता होती है। आपके कान के पर्दे मानो फट रहे होते हैं। लेकिन जब दूर का व्यक्ति उस ढोल को सुनता है तो वो जो है अनेक प्रकार की कल्पनाएं करता है, क्योंकि ढोल तभी बजता है जब आनंद का माहौल होता है, जब कोई उत्सव मनाया जाता है, जब शादी ब्याह होती है, तभी ढोल बजते हैं। तो वो दूर के व्यक्ति के लिए तो आनंद है, लेकिन उस व्यक्ति को पूछिए जो उसके जस्ट सामने बजा रहा है, तो उसके लिए वो आवाज कर्कश होती है। बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता है। अब लेखक कहते हैं कि ये बात बिल्कुल सत्य है। जब हम दूर रहते हैं तो हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव जो है नहीं रहता है। अब दूर से जो है सभी लोग अच्छे लगते हैं, लेकिन जब आप उनके पास जाएंगे, करीब जाएंगे, उनके साथ रहेंगे, तो जो वास्तविकता है, जो यथार्थता है, वो तभी आपको पता चलती है। तो उस कठोरता का अनुभव नहीं हमें होता है। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर हैं, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हट आए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और जो वृद्ध होते हैं वो अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। तो यहाँ पर लेखक ने बताया कि यह बात सच है कि जब हम दूर रहते हैं तो हमें यथार्थता का अनुभव नहीं रहता है। दूर से चीजें आपको अच्छी लगती हैं। कहते हैं यही कारण है कि जो तरुण है, जो जवान है, जो युवावस्था में है, वो संसार के जीवन संग्राम से बिल्कुल दूर हैं। उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। और जो वृद्ध हो चुके हैं वे अपनी बाल्यावस्था और तरुण अवस्था से बिल्कुल दूर हट चुके हैं। उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति जो है बड़ी सुखद लगती है। वो पीछे के बारे में सोचते हैं। और जो आपके युवा अवस्था तरुण होते हैं वो आगे भविष्य के बारे में सोचते हैं। वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। आजकल जो है तरुणों को अपने भविष्य से जो अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। कौन? जो वृद्ध होते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत वर्तमान से दोनों को वो असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। तरुण चाहता है कि मुझे अभी मिले, जो मुझे चाहिए वो अभी चाहिए। वो भविष्य को वर्तमान में लाना चाहता है। और वृद्ध जो होता है वो अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहता है। और कई बार कुछ वृद्ध ऐसे होते हैं वो अपने कुछ क्या सभी को, क्योंकि अपनी तरुण अवस्था में हर व्यक्ति कुछ न कुछ गलतियां करता है और वो चाहता है वृद्ध अवस्था में आकर कि मैं अपनी उन गलतियों को सुधारूं, लेकिन तब समय निकल चुका होता है और फिर जो है पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन वो चाहता कि अगर शायद मुझे वो समय मिलता तो मैं दोबारा जो है उस समय को अपने हाथों में बांध लेता और इस चीज को मैं सुधार लेता। ऐसी उसकी सोच होती है। तो वो चाहता है कि मैं वर्तमान में देखना चाहता है वो अपने अतीत को। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक होते हैं। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी के से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। और यही कारण है कि जो हमारा वर्तमान है वो जो है हमेशा उसमें सुधार की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो।
तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्धदेव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर निगम और गांव-गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते जाते हैं और नए नए सुधार होते जाते हैं। न दोषों का अंत है, न सुधारों का अंत है। वास्तव में लेखक यहाँ पर लिख रहे हैं, दूर के ढोल सुहावने से इन्होंने शुरू किया और अब ये समाज सुधार पर आ गए हैं। और देखो, हमें लगा भी नहीं कि हम एक अलग टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जबकि विषय तो दो अलग अलग थे। तो ये लेखक ने बड़ी खूबसूरती से अपना निबंध लिख रहे हैं। उन्होंने बात को दूर के ढोल सुहावने से शुरू किया और अपनी बात को जो है एक तर्क के साथ उन्होंने जोड़ा और अब वो समाज सुधार पर अपना निबंध शुरू कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पर अमीर खुसरो की पद्धति, जिसमें उन्होंने चारों स्त्रियों की जो इच्छा थी उनको 2 पंक्तियों में समाप्त कर दिया। तो अमिता और नमिता दोनों अलग अलग विषय लेके आए थे। लेखक भी वही करना चाहते हैं, एक निबंध में दोनों विषयों को वो जोड़ना चाहते हैं और वही कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि इस मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल नहीं हुआ है जब सुधारों की आवश्यकता न हुई हो। ये समाज सुधार पर अब उन्होंने जो है निबंध लिखना शुरू किया है। कहते हैं, तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, और सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर स्वामी, नागार्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। ऐसा नहीं है कि यही लोग थे और तब से समाज सुधारक नहीं हुए हैं। समाज सुधारक हर गांव में है, हर शहर में है, हर कस्बे में है। आज जो है समाज सुधारकों का जो दल है वो नगर नगर में है, वो गांव गांव में होता है। और सच है, यह सच भी है कि जीवन में नए नए दोष उत्पन्न होते हैं। जब जीवन है उसमें नए नए दोष उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार भी होते हैं। दोष होते हैं तो सुधार भी होता है। न दोषों का अंत है न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं। यानी कि परिवर्तन होता रहता है। समाज में दोष हैं तो सुधार भी हैं, सुधारक भी हैं, और इनमें जो है परिवर्तन होता रहता है। जो कभी सुधार थे वही आज दोष हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नया नया सुधार किया जाएगा, फिर से उनको सुधारा जाएगा। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना जाता है। इसीलिए तो जीवन कहा जाता है कि प्रगतिशील है। अगर सब कुछ सुधर जाता तो जीवन फिर प्रगतिशील नहीं होता, वो फिर जो है वहीं पर रुक जाता। न समाज में कोई सुधारक होता, हर कोई जो है शांत हो जाता, जीवन आगे नहीं बढ़ पाता। तो जीवन में दोष है तो उसका अंत भी है और उन सुधारकों की भी कमी नहीं है। यहाँ लेखक कहते हैं कि हर गांव हर कस्बे में समाज सुधारक है। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है और कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उनके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है, पर कुछ ही समय के बाद उनका जो ये साहित्य है वो भी अतीत का एक स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है ना वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा। जीवन कभी समाप्त नहीं होता है। कितने भी बड़े समाज सुधारक इस जीवन में, इस धरती पर कई प्रकार की समाज सुधारक आए हैं, कईयों के अभी हमने नाम भी लिखे हैं, लेकिन वो भी अमर नहीं रहे हैं, वो भी जो है बदले हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं कि आज जो तरुण हैं वो कल
वृद्ध हो जाएंगे और वो भी अपने अतीत का के स्वप्न देखेंगे और उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा, फिर नए लोग आएंगे और जो भविष्य का स्वप्न देखेंगे, जो तरुण आज स्वप्न देख रहे हैं भविष्य का, कल वो वृद्ध हो जाएंगे और उनके स्थान पर नए तरुण आएंगे और वो तरुण भी भविष्य का स्वप्न देखेंगे। और कैसा स्वप्न? सुखद स्वप्न वो देखेंगे। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दोनों के ही जो स्वप्न हैं वो सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने बड़ी ही सुंदरता से आपको पहले इस पाठ के माध्यम से ये बताने की उन्होंने कोशिश की है कि किस प्रकार से आप एक निबंध को किस शैली में लिखें। एक निबंध को लिखने से पहले आप किन किन विचारों को आपको करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको जो है आपके पास निबंध में होने चाहिए। और जहां उनको 5 पेज में एक निबंध लिखना था, कुछ पेज में ही उन्होंने दोनों निबंधों को एक साथ दोनों का समावेश करके बड़ी ही सुंदरता के साथ निबंध लिख भी दिया। ठीक है, तो यहाँ उनके सामने 2 बालिकाओं ने अलग अलग विषय दिए थे, दूर के ढोल सुहावने होते हैं और समाज सुधार। दोनों पर उन्होंने एक ही निबंध लिखा और हमें निबंध लिखने की शैली भी बताई कि हमें निबंध किस शैली में लिखना चाहिए। निबंध लिखने के लिए आपके पास सामग्री और शैली होनी चाहिए। ऐसा उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने कहीं किसी निबंध शास्त्र में पढ़ा है, लेकिन वास्तव में वो हमें भी ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप निबंध लिखते हैं तो सबसे पहले विचारों का संग्रह आपके पास होना चाहिए कि मुझे कम शब्दों में अपनी पूरी बात और एक सटीक बात हम कैसे कहें। कुछ लोग निबंध लिखते हैं, पेज भर देते हैं, एक ही वाक्य को बार बार लिखा जाता है, तो क्या वो निबंध जो है आपका प्रभावशाली है? नहीं। निबंध छोटा हो लेकिन उस निबंध में आप ऐसी बातें लिखें जिससे आपके पूरे विचार विमर्श करके उन बातों को भी आपने निचोड़ करके लिखना है निबंध में। तो वही यहाँ पर लेखक ने भी आपके सामने प्रस्तुत किया है कि मैंने जब मेरे पास 2 टॉपिक थे, 2 विषय थे, उन दोनों विषयों के निबंध को लिखने के लिए मैंने किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया, किस पद्धति का मैंने प्रयोग किया। समय कम था और निबंध लिखना था। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर के माध्यम से वो हमें निबंध लिखने की कला को सिखाना चाहते हैं। अब इसी चैप्टर के हम कुछ अभ्यास प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प दिए गए हैं और उनके उत्तर यानी कि प्रश्नों के जो उत्तर हैं, वो जो भी विकल्प आप चुनेंगे आपने उसका तर्क भी देना है कि वो विकल्प आपने क्यों चुना है। जैसे हैंट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। असली वस्तु है हैंट, खूंटी नहीं। निबंध में हैंट और खूंटी का उल्लेख किस भाव को सबसे अधिक उजागर करता है? पहला विकल्प है विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना, विचार से अधिक तथ्य आधारित सामग्री को प्रमुख बताना, शैली से अधिक भाषा व्यवस्था की उपयोगिता बताना, उदाहरण से अधिक सिद्धांत आधारित लेखन का समर्थन करना। तो आप एक ऑप्शन को, एक विकल्प को चुनेंगे और उस विकल्प से आप उत्तर देंगे कि आपने ये उत्तर क्यों दिया है। उसका आपने तर्क भी बताना है कि आखिर आपने ये उत्तर क्यों लिखा है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा पहला, विषय से अधिक लेखक के भावों की प्रधानता को दर्शाना। ऐसा क्यों कहा? तर्क ये है कि यहाँ हैंट मुख्य विचार भाव का प्रतीक है और जो खूंटी है वो केवल सहारा है, विषय है। लेखक बताना चाहता है कि निबंध में विषय से अधिक लेखक के विचार और भाव महत्वपूर्ण है। लेखक क्या कहना चाहते हैं कि आपका विषय महत्वपूर्ण नहीं है किसी भी निबंध को लिखने में, आपके विचार और भाव महत्वपूर्ण हैं।
ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर आप लिखेंगे। इसी तरह से इसमें दूसरा प्रश्न है, उसने लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उसका उल्लास रहता है। मॉन्टेन की पद्धति लेखक के लिए किस निर्णय का आधार बनती है। तो देखिए, पहला विकल्प है शैली और स्पष्ट सहन, भाषा को महत्व न देना, परंपरागत निबंधकारों को अस्वीकार करना, अध्ययन के बिना अपने विचार प्रस्तुत कर देना, अनुभव आधारित स्वच्छंद लेखन को अपनाना। चलिए इसका उत्तर लिखेंगे, और जैसे हमने ऑप्शन ए का तर्क दिया, ऐसे ही आप इसके उत्तर और तर्क को लिखेंगे। तरुण के लिए भविष्य उज्जवल, वृद्धों के लिए अतीत सुखद। यह तुलना किस पर आधारित है? तर्क और भावना पर, ज्ञान और शिक्षा पर, परिश्रम और उपलब्धि पर, या अभिलाषा और अनुभव पर। चलिएगा, इसमें भी आप तर्क देंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे, देन आप यहाँ पर उसका तर्क भी देंगे। फिर चौथा प्रश्न है, निबंध में अमीर खुसरो की कहानी का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? कविता लेखन की कला को समझने के लिए, एक साथ कई विषयों को संबोधित करने की प्रतिभा दिखाने के लिए, या ढोल के महत्व को दर्शाने के लिए, सामाजिक सुधार के उदाहरण के रूप में। तो किस संदर्भ में आपको अमीर खुसरो की जो कहानी का उल्लेख किया है लेखक ने इस निबंध में, वो किस संदर्भ में किया है? तो इसका उत्तर लिखेंगे। और लास्ट यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, निबंध में समाज सुधार के संदर्भ में क्या कहा गया है? तो इसमें भी आप ऑप्शन देखेंगे, सुधारों की आवश्यकता हर युग में बनी रहती है, सुधार केवल बड़े विचारक द्वारा संभव है, या सुधार केवल आधुनिक युग की देन है, या फिर सुधारों का कोई अंत नहीं लेकिन दोष समाप्त हो जाते। चलिए अब इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर और तर्क के साथ लिखकर लाएंगे। कल की क्लास में हम आगे के प्रश्न भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।